के हक के लिए लड़ने के लिए पीट गया। उस व्यक्ति की पहली बरसी थी, 2 किलोमीटर की दूरी पर आप रहते हो, आपने अरे गहरे छोटे छोटे ट्रैक्टरों में जाने का काम किया। आपने जिस तरीके से आपने इग्नोर किया है, आने वाला दिन निश्चित रूप से उद्देश्य बहरहाल आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी की क्या रणनीतियां होंगी, उसको लेकर हम लोगों ने इस बैठक को हम लोगों ने आयोजित किया था। जब मुझे अध्यक्ष जी ने इस बैठक की जानकारी दी तो मुझे बताया गया था कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी 2 महत्वपूर्ण और कार्यक्रम हम लोग को करने हैं, जहां एक तरफ हम लोग की आशीर्वाद यात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 8 तारीख को 8 अक्टूबर को आप सब जानते हैं कि हमारे नेता की पुण्यतिथि उस दिन होती है और पहली उनकी पुण्यतिथि है, उसका भी एक आयोजन है। और उसके बाद 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस, हमारे नेता ने सन 2000 में इस पार्टी की स्थापना की थी और 28 नवंबर को हर साल इस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो उसका भी आयोजन करना है। तो उसको लेकर हम लोगों ने इस बैठक को रखा था कि किस तरीके से इन दोनों आयोजन को कहाँ पे रखा जाएगा, क्या उसकी रूपरेखा होगी, उसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी थी। बट बहरहाल उससे पहले जिस तरीके से ये प्रस्ताव सामने रखा गया, मुझे लगता है कि कल जहां एक तरफ इतना खूबसूरत हम लोगों ने आयोजन किया, जिसके लिए मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक कार्यकर्ता साथी को मैं बधाई देता हूं, जहां पर प्रदेश के हमारे तमाम साथी मजबूती से इस आयोजन को सफल बनाने में उन्होंने दिन रात उन लोगों ने प्रयास किया, मेहनत की। वहीं पर भले वो प्रत्याशी हो, भले वो हमारे जिला अध्यक्ष हो, भले वो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, भले वो हमारे बूथ पे हमारे साथीगण हो, भले वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, प्रदेश के लोग हो, हर किसी ने, या राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, हर किसी ने इस आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाकर अपना संपूर्ण समर्पण इस आयोजन पर देकर जिस तरीके से इस आयोजन को सफल बनाया, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और ये कहीं ना कहीं साथियों प्यार दिखाता है हमारे नेता के प्रति। आज लगभग साल होने को आया हमारे नेता के निधन को, पर कल भी जिस तरीके से हर एक व्यक्ति जो मुझसे मिला, मुझसे गले मिले हो, मुझसे मिले हो, मुझसे परिचय किया हो, हर व्यक्ति की आंखें नम थी, हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। हमारे नेता की कमी को जिंदगी में कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। और ये मैं सिर्फ अपने परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी को उनके जाने से जो क्षति हुई उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समाज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं देश भर की बात कर रहा हूँ। और मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूंगा अगर मैं कहूँ कि मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। कल शायद ही देश विदेश से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारे नेता को जानता होगा, हमारे नेता में अपना विश्वास रखता होगा, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने मुझे फोन ना किया हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से खूबसूरत संदेश भेजा, 2 पन्नों का संदेश जिस तरीके से उन्होंने भेजा और उसमें जिस तरीके से उन्होंने इन बातों को लिखा, हमारे नेता के जीवन के सारांश को जिस खूबसूरत शब्दों में उन्होंने पिरोया, जहां 77 में पहली बार जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े, वहां से लेकर कैसे हर विभाग में, रेल मंत्रालय हो, इस्पात मंत्रालय हो, कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट हो, हर मंत्रालय का जिस खूबसूरती से जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया। और मुझे उनके कार्यालय से ये सूचना तक भी दी गई, और मैं आप सबके साथ इस बात को ऑन रिकॉर्ड साझा कर रहा हूं, मुझे उनके कार्यालय से ये सूचना तक दी गई कि प्रधानमंत्री जी ने खुद व्यक्तिगत तौर पर इस पत्र का एक एक शब्द उन्होंने लिखवाया। मुझे बताया गया उनके कार्यालय से कि प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर उन्होंने इस पूरे पत्र को उन्होंने लिखवाया और उसके बाद इस पत्र को परिवार के प्रति उन्होंने समर्पित किया। तो जिस तरीके से एक तरफ प्रधानमंत्री जी, दूसरी तरफ देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश आया, उसको भी कल दिन भर हम लोग व्यस्त रहे, क्योंकि ये परिवार के पास ये संदेश आए। मैं आज उसको अपने तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये तमाम संदेश मैं आप लोगों से साझा करूंगा। राष्ट्रपति जी के यहाँ से संदेश आया, सोनिया गांधी जी के यहाँ से संदेश आया,
लोकसभा के माननीय स्पीकर ओम बिरला जी के यहाँ से संदेश आया, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के यहाँ से संदेश आया। पक्ष विपक्ष का शायद ही कोई छोटा बड़ा कोई ऐसा नेता हो जिन्होंने या तो अपना संदेश ना भेजा हो, या उन्होंने अपनी हाजिरी यहाँ पर खुद व्यक्तिगत तौर पर मौजूद होकर ना लगाई हो, या उन्होंने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात कर अपनी श्रद्धांजलि ना दी हो। पर ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का इस तरीके से हमारे नेता के प्रति बेरुखी दिखाना, ये सिर्फ हमारे नेता का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का अपमान है, पूरे देश के गरीब वंचित शोषितों का अपमान है। भाई आपको किस बात का इतना अहंकार, या किस बात की इतनी रंजिश? आप प्रदेश के मुखिया हैं, एक मुखिया होने के नाते आपको शोभा नहीं देता? मुख्यमंत्री पद की गरिमा के विरुद्ध है ये। मुख्यमंत्री का काम होता है सुख दुख में अपने प्रदेश के लोगों के साथ खड़े होना। मुख्यमंत्री का काम होता है कि व्यक्तिगत द्वेष को एक तरफ रखकर, मुख्यमंत्री का काम होता है व्यक्तिगत रंजिश को एक तरफ रखकर, जिन लोगों ने प्रदेश के निर्माण में, प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया हो, उसके सुख दुख में जाकर उनको श्रद्धांजलि देना। मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं अनुभव में आपसे बहुत छोटा हूं, और मैंने हमेशा इस बात की सोच रखी कि मैं अपने बड़ों के अनुभव से मैं सीखूं, मैं उनसे प्रेरणा लूं। सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, सबसे मैंने प्रेरणा लेने का मैंने कार्य किया, प्रयास किया। भले वो जेपी आंदोलन के जिनको हमारे नेता ने अपना नेता माना हो, आदरणीय जयप्रकाश जी हो, या कर्पूरी ठाकुर जी हो, या कोई भी छोटा बड़ा नेता हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, देश के जितने प्रधानमंत्री हो, बिहार के जितने मुख्यमंत्री हो, देश के जितने राष्ट्रपति हो, हर किसी की जीवनी को पढ़कर मैंने इस बात का मैंने प्रयास किया। हमारे नेता के साथ एक पुत्र होने के नाते पिताजी के साथ घंटों में बैठता था, उनसे मैं पूछता था कि इन नेता के साथ आपका क्या अनुभव रहा। भाई 6 प्रधानमंत्री के साथ हमारे नेता ने कार्य किया, और मैंने कोशिश की कि हर बड़े नेता से कुछ ना कुछ अनुभव उनसे मैं हासिल करूं, उनसे मैं सीखूं। पर मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि मौजूदा मुख्यमंत्री जी से कम ये सीख मैं कभी नहीं लेना चाहूंगा, और ना मैं किसी बिहारी युवा को इस बात का कभी आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से ये सीख लें कि भैया किसी की श्रद्धांजलि समारोह में उस दिन पटना में रहते हुए आप ना जाएं, और एक ऐसे व्यक्ति के श्रद्धांजलि समारोह में जो देश के सर्वमान्य नेता थे। मैं उनको किसी जाति में नहीं बांधूंगा, मैं उनको किसी समाज में नहीं बांधूंगा, किसी प्रदेश में नहीं बांधूंगा, देश के सर्वमान्य नेता थे वो। और यही कारण था कि देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने बड़े से बड़े विभाग में, उन्होंने बड़े से बड़े देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने बड़े बड़े विभाग में उन्होंने कार्य करने का काम किया। और क्या कुछ नहीं किया उन्होंने देश के लिए भैया, क्या कुछ नहीं किया। मंडल कमीशन की बात हो, आज पिछड़ा आयोग की हम लोग बात करते हैं, हमारे नेता की उसमें अहम भूमिका रही। 89 में जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्माण में इस मंडल कमीशन के लिए जिस अहम भूमिका उन्होंने निभाई, उसके बाद जिस मंत्रालय में गए, रेलवे में गए, आज की तारीख में कोई भी रेल में आप चले जाइए, हर व्यक्ति बोलता है कि भैया हमको रामविलास पासवान जी हमको नौकरी दी, हमारा परिवार आज रोजी रोटी खा रहा है तो ये रामविलास पासवान जी की देन है। भले किसी को पास देने की बात हो, देश के स्वतंत्रता सेनानी हो, महापुरुष हो, उनके परिवार के लोगों को बुला कर हमारे नेता ने पास देने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया। हमारे पत्रकार साथी, आज आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, हर डिस्ट्रिक्ट में पत्रकार साथी को रेलवे का पास देने का काम हमारे नेता ने किया। जब वो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, कम्युनिकेशन में थे, आज ये जितने मोबाइल कैमरा हाथ में है भैया, किसकी देन है? ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है। जब वो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, मुझे याद है वो दिन जब उनका मजाक उड़ाया गया था, जब वो टेलीकॉम मिनिस्टर होकर उन्होंने बयान दिया था कि भैया एक दिन ऐसा आएगा जब बैंगन के भाव मोबाइल बिकेगा, हर रिक्शा वाला, ठेला वाला के हाथ में मोबाइल होगा, ये मेरा सपना है। जब ये हमारे नेता ने कहा था तो सब विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया था, क्योंकि वो वैसा दिन था जब आप इनकमिंग कॉल, जब आप फोन आता भी था किसी का तो उसको भी रिसीव करने का पैसा लगता था, 30 रुपया 32 रुपया इनकमिंग कॉल का पैसा लगता था। उस वक्त हमारे नेता ने कहा था कि मेरा सपना है कि एक दिन हर गरीब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल हो, और आज उनका वो सपना पूरा हुआ। ये हमारे नेता की देन है। आखिर तक आज देश के 81 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नेता के साथ बैठकर इस योजना को बनाया।
हमारे नेता जब खाद्य मंत्री थे उनके खुद का स्वास्थ्य खराब था, पर अंतिम तक वो इस प्रयास में लगे रहे कि किस तरीके से हमारे देश के गरीब वर्ग के लोगों को अनाज पहुंचे। और आज उन्हीं की बनाई हुई योजना के तहत हमारे नेता की ये चिंता थी कि भैया जो किसी कार्ड धारक नहीं है, जो किसी योजना से नहीं जुड़ा हुआ, जो खाद्य सुरक्षा कानून से नहीं जुड़ा हुआ, ऐसे कई गरीब लोग हैं जिनको लॉकडाउन में राशन की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, उनको हम लोग कैसे योजना के साथ जोड़े। तो प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना का निर्माण हमारे नेता ने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर किया, जिसके तहत आज देश में 81 करोड़ लोगों को आज की तारीख में भी मुफ्त में उनको राशन मिल रहा है। तो भैया जिस नेता ने समाज के गरीब वर्ग के लिए जात पात धर्म मजहब से उठकर मोबाइल फोन अगर उन्होंने बांटने का काम किया, या अगर उन्होंने रेलवे के पास देने के काम किया, सरकारी नौकरियां उन्होंने देने का काम किया, या राशन बांटने का काम किया, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि भैया ये ऊंची जाति का है, ये पिछड़ी जाति का है, ये दलित है, ये अमीर है, ये गरीब है, या ये हिंदू है, या ये मुसलमान है, या किसी और जाति का है, धर्म का। हमारे नेता ने देश के गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए दिन रात प्रयास किया। 50 साल का उनका सक्रिय जीवन रहा। 50 साल के उनके सक्रिय जीवन में आज की तारीख में ये उपलब्धि माना जाता है। आज की तारीख में उपलब्धि माना जाता है। नेता कोई बाद में बनता है, दाग उसके दामन पर पहले आ जाता है, पर हमारे नेता पर कोई 1 रुपया तो क्या 1 पैसे का दाग लगा कर देते हैं। आप जो कहे मैं हाथ में गुजर रहा। ईमानदारी से 50 साल तक हमारे नेता ने अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए उन्होंने काम किया। और आज जब उनका निधन होता है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको श्रद्धांजलि के 2 फूल अर्पित करने नहीं आते। उनके परिवार के सदस्यों से, उन पे आस्था रखने वाले लोगों से आप सब लोग कल वहां पर मौजूद थे। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल आते, आप लोगों के कंधे पर हाथ रखते। भाई चिराग पासवान से तो आपको बैर है, हम तो नहीं मान रहे कि आप हमारे कंधे पर कभी हाथ रखेंगे या हमारे सर पर आप कभी हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे, पर आप लोगों के कंधे पर आकर अगर वो हाथ रखते तो क्या हम सबका मनोबल नहीं बढ़ता कि हाँ भैया हमारे प्रदेश का मुखिया हमारी दुख की घड़ी में हमारे साथ है। भाई हर राजनीतिक दल में विचारधारा की लड़ाई होती है, इसीलिए अलग अलग राजनीतिक दल है। अगर विचारधारा की लड़ाई नहीं होती तो हर राजनीतिक दल एक नहीं होता क्या? क्यों कांग्रेस पार्टी अलग है, क्यों भारतीय जनता पार्टी अलग है, क्यों जनता दल यूनाइटेड अलग है, क्यों राष्ट्रीय जनता दल अलग है, क्यों लोक जनशक्ति पार्टी अलग है, क्यों समाजवादी पार्टी अलग है, क्यों भाजपा अलग है? भाई अगर सबकी एक ही सोच होती तो सब एक विचारधारा में एक ही पार्टी होते, फिर तो कोई ड्यूअल पार्टी सिस्टम, मल्टीपल पार्टी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए था देश में, दुनिया में सब एक ही पार्टी के सदस्य होते। पर ऐसा नहीं होता, हर किसी की विचारधारा अलग होती है और जरूरी नहीं है कि जो आपकी विचारधारा हो वही मेरी विचारधारा हो। और मैं नहीं सहमत हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपकी विचारधारा से, मैं नहीं सहमत हूं आपकी नीतियों से, पर इसका बदला आपने मेरे परिवार, मेरी पार्टी को तो तोड़कर लिया, पर इसका बदला आप मेरे नेता को, जो कि देश के सर्वमान्य नेता है आदरणीय रामविलास पासवान जी का अपमान करके बदला लेंगे। कैसी सोच है ये आपकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? मुझे कभी नहीं लगा था, मैंने सपने में कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बदले की भावना में इतने ज्यादा आक्रोशित हो जाएंगे कि वो ये तक भूल जाएंगे कि आप किस नेता का अपमान कर रहे हैं, जो आपके समकक्ष रहे, जो आपके सहयोगी रहे। भाई चिराग पासवान से आपको दुश्मनी है ना, चिराग पासवान से आपको बैर है, तोड़िए मुझे, जितना तोड़ना है तोड़िए मुझे, मैं तैयार हूं, आपके सामने खड़ा। मेरे पिता के निधन को एक साल नहीं बीता, आपने मेरे परिवार के सदस्यों को मुझसे अलग कर दिया, तोड़ दिया। और ये आज की तारीख में कोई छुपी हुई बात नहीं है। जिनको आपने अलग किया, खुद उन्होंने एक साक्षात्कार में उन्होंने इस बात को कबूला कि कैसे आपकी पार्टी के आज की तारीख में जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने किस तरीके से मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की। मेरी पार्टी को निरंतरता में आप तोड़ने का प्रयास करते हैं, तोड़िए ना, तोड़िए मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पर शेर का बेटा हूं मैं, इसको भी याद रखिएगा। शेर का बेटा हूं, लाख प्रयास कर लीजिए, ना टूटूंगा ना झुकूंगा, और आपकी गलत नीतियों के सामने तो मैं समर्पण कभी नहीं करूंगा। संभवतः मेरे परिवार के, मेरे और कई ऐसे लोग होंगे जो अपनी व्यक्तिगत लालसा में उन्होंने आपके सामने समर्पण कर दिया होगा। समर्पण मुझे करना होता मुख्यमंत्री जी, अगर मुझे सत्ता का ही लालच होता तो मैं भी समर्पण करता 2020 में आपके सामने, नतमस्तक हो जाता आपके सामने। मैं भूल जाता कि कैसे आपने मेरे नेता का निरंतरता में अपमान किया। आज पहली बार आपने मेरी पार्टी को नहीं तोड़ा, 2005 में जब दो बार चुनाव हुए, दोनों बार आपने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया।
बीच में जो हमारे जितने जनप्रतिनिधि थे, हमारे विधायक थे, हमारे सांसद थे राज्यसभा के, सबको आपने तोड़ने का काम किया। अंत अंत तक आपने हमारे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वो अस्पताल में भर्ती थे, उस वक्त जब देश के राष्ट्रपति खुद मुझसे, मेरे परिवार के सदस्यों से, मेरी मां से फोन पे बात करके उनका हालचाल जान रहे थे, जब देश के प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार फोन कर उनका हालचाल जान रहे थे, तो उस वक्त आप ही तमाम पत्रकार मीडिया बंधुओं के साथियों के सामने मुख्यमंत्री जी से जब आप लोगों ने सवाल किया कि उनकी तबीयत खराब है, आप क्या कहना चाहेंगे, तो क्या जवाब था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि हमको तो मालूम ही नहीं है। उस वक्त भी अस्पताल में आपने उनको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब आपको मालूम चला, एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अस्पताल आकर, अस्पताल तो भूल जाइए, जितने दिन वो एडमिट थे, एक बार फोन कर उनका हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। जब उनका शरीर, पार्थिव शरीर यहां पर आया, परिवार के सदस्यों से उन्होंने आकर मिलना तक उन्होंने जरूरी नहीं समझा। जब मीडिया के माध्यम से जब ये सब चर्चा हुई, तब 13वीं के कार्यक्रम में वो जरूर आए। उसके बाद जब वो अस्पताल में थे, उसी वक्त उनका वो वक्तव्य देना, उनकी राज्यसभा सीट को, भाई जिस व्यक्ति ने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर काम किया हो, जो 69 से निरंतर जीतकर विधानसभा हो या लोकसभा हो वहां पर जा रहे हो, उनको आप एक राज्यसभा सीट की आप धौंस दे रहे थे। क्या कहे थे उस दिन एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने? यही कहा था ना कि जाइए जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से। और जिस दिन उन्होंने ये वक्तव्य दिया था, मैं आप लोग की जानकारी में देना चाहता हूं, उस दिन हमारे नेता वेंटिलेटर पे थे। सोचिए, एक बेटा होने के नाते मुझे कितना चुभा होगा कि मेरे नेता, मेरे पिता मुझसे बात नहीं कर सकते। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोल रहे कि जाइए जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से कि क्या अपने 2 विधायकों के समर्थन से वो राज्यसभा चले गए थे। राज्यसभा सीट का धौंस दे रहे थे आप उनको। दे गए मेरे नेता अपनी राज्यसभा सीट वापस उनको। उसके बाद से कभी वो होश में ही नहीं आया। रखिए ना अपनी राज्यसभा की सीट, भेजिए जिसको भेजना आपको। कौन सा ऐसा समय है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता का अपमान नहीं किया? और हर कल के कार्यक्रम में भाई मैंने सारी बातें भूलकर, सारे गिले शिकवे भूलकर, जो बड़प्पन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिखाना चाहिए था, वो मेरे नेता के दिए हुए संस्कार हैं, मेरे माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं, जहां पर उन्होंने मुझे बार बार इस बात को सिखाया कि आपके राजनीतिक मतभेद होंगे पर व्यक्तिगत मतभेद कभी नहीं होता है। आपका मनभेद कभी नहीं होता, मतभेद को आप जरूर मजबूती से सामने रखिए। ये तमाम बातें भूलकर मैंने दिन रात प्रयास किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने का। भैया आप नहीं आते, एक बार मिलते तो मिलकर बोलते कि नहीं हमको नहीं आना, कार्ड तो कम से कम रिसीव करते। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, 5-6 दिन तक लगातार निरंतर ये प्रयास करते रहे। हमारे प्रदेश के साथी कल्लू जो हमारे प्रवक्ता है, उनके साथ कई साथी गए वहां पर कार्ड देने, गेट पर उनका कार्ड तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रिसीव करना जरूरी नहीं समझा। इतना गुस्सा किस बात का, किस बात का इतना गुस्सा भैया? जैसा मैंने कहा विचारधारा की लड़ाई है, आप रखिए ना 7 निश्चय को सामने। भैया मैं नहीं मानता कि बिहार में 7 निश्चय से विकास हो सकता है। मैं नहीं मानता कि नली गली बनाने से बिहार का विकास हो सकता है। मैं मानता हूं कि जब तक बेरोजगारों के हाथ में रोजगार नहीं देंगे, बिहार का विकास नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि जब तक घूसखोरी को आप नहीं मिटाएंगे, भ्रष्टाचार को आप नहीं मिटाएंगे, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ में चल रहा हूं। भाई मैं नहीं करता आपके विचारधारा का समर्थन। इसका मतलब यह है कि आप हमारे नेता का अपमान करेंगे। आप बोलिए ना कि भाई तुम्हारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट दुनिया का सबसे खराब विजन डॉक्यूमेंट है। आप सवाल उठाइए मेरे विजन डॉक्यूमेंट पे। आप बोलिए कि इसमें जो तुमने रोजगार देने के अवसर की बात की है वो सरासर गलत है। तुम बोलते हो बिहार में आईटी जॉब्स लग सकती है, नहीं लग सकती। बहस कीजिए मुझसे। मैं बोलता हूं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कि यहाँ पर एमएनसीज आ सकती हैं, आईटी सेक्टर खुल सकता है, एजुकेशनल हब बन सकता है। सवाल कीजिए ना मुझसे मुख्यमंत्री जी कि कैसे खुल सकता है, बताओ, मैं आपको जवाब दूंगा। पर बदला लेने के लिए आप मेरे नेता का अपमान करते हैं, उनको श्रद्धांजलि तक देना जरूरी नहीं समझते। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर हर अपनी श्रद्धांजलि देने, नित्यानंद राय जी यहाँ पर आए, दोनों डिप्टी सीएम साहब यहाँ पर मौजूद थे, तारकिशोर जी यहाँ पर मौजूद थे, रेणु देवी जी यहाँ पर मौजूद थी, सुशील मोदी जी यहाँ पर आए, मंगल पांडे जी यहाँ पर आए, मदन मोहन झा जी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, AIMIM के महबूब जी वो यहाँ पर मौजूद थे, माले के यहाँ पर साथी हमारे मौजूद थे।
तो बताइए ना कौन सा, और ये स्वाभाविक है भाई, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग किसी की जाति धर्म या कौन सी पार्टी का है ये देखकर कोई थोड़ी जाता है। जब आप किसी के श्रद्धांजलि समारोह में जाते, कब से ये परंपरा बनी भैया, कब से परंपरा बनी कि आप जाति देखकर, आप उनके कौन से दल के हैं ये देखकर आप जाएं कि भैया हमको श्रद्धांजलि में जाना है कि नहीं जाना है? क्या वो दलित परिवार से थे इसलिए आप उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आए? या उनकी सोच विकास की थी इसलिए आप उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आए? क्या कारण था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बताएं ना, आप तो प्रदेश में ही थे, आप बताएं कि क्या कारण रहा कि आप 2 फूल उनकी पुष्प उनकी चित्र पर चढ़ाने के लिए आपके पास समय नहीं था, जबकि आप पटना में ही आप मौजूद थे। आप आते 2 पुष्प चढ़ाते, नहीं मिलते भैया चिराग पासवान से, नहीं मिलते, हम दिखते तो हमको लात मार देते, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। पर हमारे संस्कार तब भी यही है, अगर आपको हमको लात भी मारते तब भी, क्योंकि आप हमारे नेता के समकक्ष रहे हैं, आप हमारे लिए उम्र में बढ़े हैं, तब भी हम आपका पहुंच होते हैं, पर आपकी नीतियों का हम तब भी मजबूती से विरोध करते हैं। पर इस तरीके से दिखाना, आप किसका अपमान कर रहे हैं भाई? आप हमारे नेता का अपमान कर रहे हैं, उनकी जाति का अपमान कर रहे हैं, उनमें आस्था रखने वालों का अपमान कर रहे हैं, उनके परिवार का अपमान कर रहे हैं। बताइए तो कारण क्या रहा नहीं आने का? एक शब्द हमको बताइए ना, क्या कारण रहा? और ये जैसा मैंने कहा, ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? आपके पद को शोभा देता है? मुख्यमंत्री पद की गरिमा को शोभा देता है? भाई मुख्यमंत्री का काम होता है समाज में एकजुटता लाना। किसी भी प्रदेश के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का काम होता है समाज को एकजुट रखना, ना कि समाज में विभाजन करना। आपने तो हमारे समाज को विभाजित करते करते आप नहीं थक रहे। हिंदू मुसलमान हो, अगड़ा पिछड़ा हो, दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज को एक साथ लेकर चलें, समाज के हर गरीब वर्ग को, भले वो दलित हो, भले वो महादलित हो, भले वो पिछड़ा हो, भले वो अति पिछड़ा हो, भले वो ऊंची जाति का हो, भले वो पिछड़ी जाति का हो, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का, उन सबको आप एक साथ लेकर चलिए ना। क्यों बांटते हैं आप हम लोग को जातियों में? और जातियों में बांटने का क्रोध दिखता है कि इसीलिए आप उनको सम्मान देने नहीं आते। पर मैं बता दूं कि इससे सिर्फ दलित समाज आक्रोशित नहीं है, इससे सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आक्रोशित नहीं है, इससे सिर्फ दलित महादलित आक्रोशित नहीं है, हमारे नेता सर्व समाज के नेता थे। पूरा देश आपके इस व्यवहार से आक्रोशित है। जो अनादर आपने हमारे नेता का किया उससे पूरा देश आक्रोशित है। कल मुझसे व्यक्तिगत मुलाकात में कई नेताओं ने इस बात को लिखित किया, कई नेताओं ने इस बात को कहा कि इस तरीके से मुख्यमंत्री को व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि भैया चिराग पासवान से लड़ाई लड़ने में आप सारी मर्यादाएं भूल जाएंगे क्या? ये एक बेसिक शिष्टाचार है, बेसिक शिष्टाचार है कि भाई किसी के भी परिवार में अगर किसी का निधन हुआ हो तो आप जाए वहां पर, और उसके बाद अपने साथियों से, क्या ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि अरे इस दिन पुण्यतिथि थोड़ी है, ये लोग तो पता नहीं कौन से दिन में ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। बताएं इनको कि भैया हर क्षेत्र के, हर राज्य के अपने रीति रिवाज होते हैं, हर परिवार के अपने रीति रिवाज होते हैं। हम लोग जिस परंपरा का पालन करते हैं वहां पर 11वें महीने में ही बरखी मनाई जाती है। 11वें महीने में हम लोगों ने बरखी का, यह पुण्यतिथि नहीं है जो नेता इस तरीके के बयान देते हैं। कम से कम बिहारी परंपराओं को तो समझे वो लोग, जाने वो लोग कि बिहार में किस तरीके की परंपराएं होती है। ये कल उनकी पुण्यतिथि नहीं थी, उनका बरखी का कार्यक्रम था। बरखी बोली जाती है, बरसी बोली जाती है, कल उसको मनाया गया पूरे विधि विधान के साथ। ये उसका आयोजन था। पुण्यतिथि उनकी 8 अक्टूबर को है, जिसके लिए अभी हम लोग चर्चा किए हैं। आपके सुझाव भी हम लोग के पास आए कि वो कार्यक्रम कहां पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो वो उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम जिस दिन उनका देहांत हुआ वो उस दिन किया जाएगा। तो इन लोगों को पता भी नहीं है कि भैया बिहार में क्या परंपराएं हैं, कि बरखी कब मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है। कई जगह होता है कि हाँ जिस दिन होता है उसी दिन वो लोग बरखी का कार्यक्रम करते हैं, पर भैया हम लोग यहाँ 11वें महीने की जाती है, क्या करें? हम इन नेताओं को संतुष्ट करने के लिए अपने पिता का बरखी का कार्यक्रम परंपरा अनुसार नहीं करें क्या? किस तरीके की बातें करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके पार्टी के लोग। इसीलिए साथियों मैं धन्यवाद दूंगा रेणु कुशवाहा जी का कि जिस तरीके से उन्होंने इस निंदा प्रस्ताव को आप लोग के समक्ष रखा।
और ये आक्रोश है, ये देश भर में आक्रोश है। और करोड़ों लोग जो हमारे नेता में विश्वास रखते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, हर किसी के भीतर इस बात का आक्रोश है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता के श्रद्धांजलि के जो कार्यक्रम, जो बरखी का कार्यक्रम रखा गया, उसमें ना आकर सिर्फ हमारे नेता का उन्होंने अपमान नहीं किया, उन्होंने पूरे बिहार वासियों का अपमान किया, उनमें आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति का आपने अपमान किया। भाई मरने के बाद तो ईमानदारी की बात है, दुश्मनों के यहां भी लोग जाते हैं कि नहीं? हम लोग की परंपरा रही है भैया, जाते हैं, घुर विरोधी एक दूसरे के यहां जाते हैं। जब हमारे नेता का जब निधन हुआ, उसमें देखिए कौन से ऐसे दल के नेता नहीं थे जो उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आए हो, दिल्ली में आए हो, पटना में आए हो, कोई पार्टी का बड़ा नेता नहीं था जो उनको पुष्प चढ़ाने वहां पर नहीं आया। बिहार में सबसे बड़ा सम्मान उनको दिया गया उनके निधन के बाद, मिलिट्री ऑनर, जो सैनिक सम्मान होता है, वो जयप्रकाश जी के बाद बिहार में मात्र हमारे एक नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हैं जिनको ये सम्मान दिया गया। किसी और नेता को यह सम्मान नहीं दिया गया, किसी और नेता को यह सम्मान नहीं दिया गया। उसके बाद जब उनको इतना सम्मान, पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया, और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान के साथ झगड़ा है, चिराग पासवान से बैर है, तो उसमें सब भूल जाएंगे, सब शिष्टाचार भूल जाएंगे। ये कैसी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? इसीलिए जहां एक तरफ मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की भी तरफ से मैं जहां इस बात की मैं निंदा करता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ना आना और उनके बरखी पे आकर उनको श्रद्धांजलि ना देना, जहां हमारे नेता का अपमान है, वहीं मैं इस बात को भी मानता हूं कि ये पूरे देश का, पूरे प्रदेश के लोग आने वाले गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों का ये अपमान है। उनमें आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपमान किया है, और ये अपमान आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और ज्यादा प्रचंड रूप से आपके सामने आएगा। आज सुबह से, कल से ही, बल्कि जिस तरीके से मुझे फोन, संदेश, सोशल मीडिया, कमेंट्स बढ़ी है वीडियो के नीचे, भाई आप लोग भी जो पोर्टल पे जो साथी जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसके नीचे कमेंट्स बढ़ी है, किस तरीके से देश की जनता आक्रोशित है। और जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे तमाम जिला अध्यक्ष और हमारे तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जब जाएं तो जाकर इस निंदा प्रस्ताव की चर्चा रखें, वहां पर जिला में भी, जिला समिति के सामने भी इस प्रस्ताव को रखें, और पारित होने पर प्रेस मीडिया के साथियों के माध्यम से जिले की जनता को, जिले के तमाम बिहार वासियों को इससे अवगत कराएं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता का अपमान किया। साथियों, इससे मैं इस बात को दोहराता हूं, ये कोई ना सोचे कि सिर्फ पासवान लोग इससे आक्रोशित हैं। भैया पासवानों का तो खून खौला है ही, पर शायद ही बिहार का कोई ऐसा शख्स होगा, शायद ही, और मैं सत्ता विपक्ष सबकी बात कर रहा हूं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो मुख्यमंत्री जी के इस बर्ताव से आक्रोशित नहीं है। कल जरूरत थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपको बड़प्पन दिखाने की, कल जरूरत थी आपको एक एग्जाम्पल सेट करने की, पर जिस तरीके का एग्जाम्पल आपने सेट किया, कम से कम आने वाली पीढ़ी तो आपके इस मार्गदर्शन पर कभी नहीं चलेगी। कोई परिवार का सदस्य नहीं बोलेगा कि किसी की दुख की घड़ी में जाकर उसके साथ खड़े नहीं है। तो इसीलिए साथियों, मैं इस निंदा प्रस्ताव का जहां समर्थन करता हूं, वहीं पुनः आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि कल जिस तरीके से आपने, आपके तमाम साथियों ने, लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने जी जान लगाया है कल के कार्यक्रम में। और जी जान इसलिए नहीं लगाया कि भैया बड़ी मेहनत करनी थी लोगों को बुलाने में, भीड़ जुटाने में, दिखाने में, ना, सब स्वतः आने वाले लोग हैं, सब स्वतः आए। लोगों को बस जानकारी हो रही थी, लोग पैदल ही वहां से चल रहा था, कितने किलोमीटर दूर है। उसमें आप सब तमाम साथियों के सुझाव मेरे सामने आए हैं। कई लोगों का मानना था कि उनका कार्यक्रम हम लोग को दिल्ली में भी करना चाहिए, क्योंकि उनके निधन के बाद जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल चल रहे थे, कई कारण की वजह से उसके बाद हम लोग कोई बड़ा कार्यक्रम हम लोग उनके सम्मान में नहीं कर पाए। और क्योंकि कई हमारे वरिष्ठ नेता साथी भी हैं विभिन्न पार्टियों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के, जो कि कल विभिन्न कारणों की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए, वो लोग भी चाहते हैं कि अगर कोई कार्यक्रम हम लोग दिल्ली में अगर हम लोग रखें तो वहाँ पर वो सब बड़ी संख्या में वो लोग भी सम्मिलित होना चाहते हैं, आकर हमारे नेता को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। कल से ही निरंतरता में मुझे
कई पार्टी के नेताओं के इस तरीके से फोन आ रहे हैं कि सर एक कार्यक्रम भैया दिल्ली में भी आप लोग रखिए ताकि हम लोग वहां पर आए। पटना आना हमारे लिए संभव नहीं हो पाया, 2-4-5 दिनों से मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब चल रहा। हम खुद जिस दिन आ रहे थे तो उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा खराब था, तो वो भी कारण रहा। तो वो लोग चाहते हैं दिल्ली में, तो ये सुझाव आप लोगों की भी तरफ से आया। और उसके बाद पार्टी का स्थापना दिवस है 28 नवंबर को, उसको भी किस तरीके से यहाँ पर किया जाए, उसका भी एक भव्य कार्यक्रम, भव्य आयोजन, क्योंकि हर साल हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भव्यता से पार्टी के स्थापना दिवस का आयोजन करते थे। तो 28 नवंबर को भी एक भव्य कार्यक्रम संभवतः जो सुझाव आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए उस पर भी बहुत जल्दी प्रदेश कमेटी निर्णय लेगी और उसको आप सबके साथ साझा किया जाएगा। अंत में साथियों, आप सबका पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में अब आप लोगों को पता है हमारी लड़ाई और मजबूती से हम लोग को लड़नी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बर्ताव रहा है, तो आने वाले समय में हम लोग को अपने संगठन की ताकत से दिखाना है और पूरी व्यवहारिकता के साथ। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग रामविलास पासवान जी के अनुयायी हैं, हम लोग उनकी विचारधारा को मानने वाले हैं। तो कभी भी अपने शब्दों में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में मर्यादा की सीमा का उल्लंघन हम लोगों से कभी ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस पद का हम लोग हमेशा सम्मान करेंगे, पर उनकी नीतियों का विरोध जैसे हम लोग करते आए हैं करते रहेंगे। इस बार के चुनाव में जनता ने उनको जवाब दिया, तीसरे नंबर की पार्टी उनको बना दिया। इसी बात का बदला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमसे लेना चाहते हैं, आगे भी लेना चाहेंगे, पर उसका जवाब हम लोग को सिर्फ संगठन की ताकत से देना है, आने वाले चुनाव में देना है। तो इसके बाद जब आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएं, पुनः संगठन के कार्य में मजबूती से लगे। मैं अपनी यात्रा पर अभी लगभग 12-13 जिला हम लोग के बाकी हैं, उस यात्रा की भी हम लोग पुनः इस अभी परसों हम लोग का गांव में हम लोग का कार्यक्रम है, इसी तरीके का हम लोगों ने बच्ची का कार्यक्रम गांव में भी रखा है। वहां पर भी आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, जितने भी पंचायतें हैं, उन सबको आमंत्रित किया है। 15 तारीख को ये कार्यक्रम है। तो एक बार इन दोनों कार्यक्रम से फुर्सत पाने के बाद पुनः हम लोग अपनी आशीर्वाद यात्रा की हम लोग शुरुआत करेंगे। और उसमें जो जन सैलाब हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोग की ताकत को दिखाता है। और अगर हम लोग की ताकत से कोई डर रहा है तो अच्छी बात है, डरे घबराए कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग की ताकत ऐसे ही आने वाले दिनों में बढ़ती रहेगी। ये यात्रा भी इतनी मजबूती से चलेगी, संगठन के कार्य पर भी इतनी मजबूती से काम होगा। और आने वाले दिनों में जब मध्यवर्ती चुनाव होंगे तो उसमें लोक जनशक्ति पार्टी अपनी सरकार बनाकर दिखाएगी। ये संकल्प हम लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं। मेरी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे। जय हिंद, जय बिहार।